हाइपरमेट्रोपिया का मैंने आपको कॉजेज दिखवा दिए थे। दो रीज़न थे इसके कि होता क्यों है। ड्यू टू लो कन्वर्जिंग पावर ऑफ द आई लेंस। आई लेंस की जो कन्वर्जिंग पावर है वो बहुत कम हो जाती है। कम होने का मतलब क्या है कि वो धीरे 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 लाइट रेज को मिलाता है, कन्वर्ज करता है। जब धीरे धीरे कन्वर्ज करेगा तो वो रेटिना पर बन ही नहीं पाएगी, वो लेट हो जाती है, मिलने में लेट हो जाती है क्योंकि लो कन्वर्जिंग पावर हो गई। तो वो कहाँ मिलती है, वो रेटिना के बाद मिलने लगती है। तो लाइट रेज रिफ्रैक्टेड लाइट रेज जब रेटिना के बाद मिलेंगी तो इमेज कहाँ बनती है, रेटिना के पीछे। ठीक है, आप उसको कैसे भी करके रेटिना के आगे बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखिए, इसमें आप एक डायग्राम बनाइएगा। 3 डायग्राम बनेंगे जैसे पहले बनाए थे हमने मायोपिया के केस में, ऐसे हाइपरमेट्रोपिया के केस में भी 3 डायग्राम बनेंगे। ठीक है, और अगर हाइपरमेट्रोपिया या मायोपिया का क्वेश्चन आए ना तो ये मत कहना कि ये इसमें क्वेश्चन में ना बोला नहीं गया था कि एक्सप्लेन डायग्रामेटिकली, तो इसलिए मैंने डायग्राम नहीं बनाया। डायग्राम जरूर बना कर, जितना ज़्यादा आपके पेपर का रिप्रेजेंटेशन अच्छा होगा, जितना आप उसमें डायग्राम्स बनाएंगे, इक्वेशंस लिखेंगे, अगर कहीं ग्राफ है तो ग्राफ बनाएंगे, तो उतना ही ज़्यादा टीचर पर इंप्रेशन अच्छा जाता है कि बच्चा रिप्रेजेंट बहुत अच्छे से कर रहा है। ठीक है ना, वहीं आपने नोटिस करा होगा कि कोई बच्चा है जो पेपर के बाद में कहेगा यार मेरे को 97 ही रह गए, करा तो मैंने पूरा था। दूसरा बच्चा जो है वो कहेगा कि नहीं करा मैंने भी पूरा, तो मेरे 100% है। क्यों है, रीज़न क्या है, रीज़न सिर्फ ये है कि उसने थोड़ा सा उसको इलाबोरेट करा है अच्छे तरीके से, डायग्राम वगैरह बना के जहाँ जहाँ ज़रूरी था। ठीक है, अच्छा। और जब आप कभी सोशल स्टडी भी पढ़ते हैं ना, तो सोशल साइंस का भी जब पेपर देते हैं तो मतलब जैसे कहीं मार्केट में भी जा रहे हैं, कोई चीज़ खरीद रहे हैं, तो एक ना ह्यूमन साइकोलॉजी होती है कि अगर एक पार्ले जी बिस्किट का पैकेट रखा हुआ है और कोई दूसरा पैकेट रखा हुआ है ना, जो थोड़ा फैंसी सा है, जिसमें अलग अलग अट्रैक्टिव से कलर्स हैं, तो आप उस पैकेट को उठा लो यार ये ट्राई करते हैं। मान लीजिए घिसा पिटा इसका एक ही पैकेट है, एक ही बच्चा बना हुआ है, उसमें वो ऐसे मुँह बना रखा है, उसने शुरू से 20 साल से देख रहे हैं ऐसे ही है, कुछ इसमें तो कुछ चेंज हुआ है। तो क्या है कि कोई अट्रैक्टिव सी चीज़ होती है तो उसको हर कोई देखना पसंद करता है। तो वही चीज़ है जब सोशल स्टडी का पेपर है, तो मुझे भी किसी ने टिप्स दिए थे और मुझे वो टिप्स अच्छे लगे। और मैं तो खैर तब तक 10th क्लास तक ही मैंने सोशल स्टडी पढ़ी थी। मेरे भाई ने अप्लाई करा था वो अपने खुद के पेपर में, बोर्ड के एग्ज़ाम में, उसके 97 नंबर आए थे सोशल स्टडी में। सोशल स्टडी जैसा सब्जेक्ट अब तो आ जाते हैं, तब नहीं आया करते थे, पुरानी बात बता रहा हूँ मैं। तो उसमें क्या था कि एक टेक्निक बताई थी। टेक्निक ये है कि मार्केट में जब कभी आप जाएंगे किसी पुरानी स्टेशनरी शॉप पर, या हो सकता है ऑनलाइन भी ये चीज़ें मिल जाए, स्टेंसिल्स सुना है, स्टेंसिल्स है ना, तो स्टेंसिल्स ना इस तरीके की आती है कि वो जैसे ये ऐसे स्केल है, ये इस तरीके का जैसे स्केल है, इसके अंदर ना ऐसे ये मतलब इंडिया का मैप बन जाता है। जैसे कि अफगानिस्तान को मैं इंक्लूड कर रहा हूँ अपने अंदर, तो ये इस तरीके का ना इंडिया का मैप बन जाता है। तो उसमें जैसे ज्योग्राफी में पूछा जाता है कि विच इज़ द रीजन वेयर राइस कल्टीवेशन इज़, वेयर द सीजन इज़ वेरी फेवरेबल फॉर राइस कल्टीवेशन। तो अगर इस तरीके का पूछा जाए कि ऐसा कौन सा रीजन है पूरे कंट्री में, तो हम ये कहेंगे कि भाई ये तो बिहार में होता है बहुत ज़्यादा। तो क्या करा कि हाँ लिख दिया आपने बिहार, और उस रीजन की कुछ आप इलेबोरेट करिए उसके और क्या क्या क्लाइमेटिक कंडीशंस वहाँ पर क्या क्या है। ठीक है, मैं ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन एग्जांपल के तौर पर आपको बता रहा हूँ। तो उसमें क्या करा कि वो लिख दिया, लिखने के बाद वो स्टेंसिल आपके पास है, फटाफट आपने उसमें पेंसिल घुमा दी तो वो इंडिया का मैप बन गया। और आप देखते हैं कि इधर बिहार है, उसको आपने शेड भी कर दिया, लिख दिया यहाँ पर बिहार। तो एक अलग चीज़ है, टीचर देखेगा यार ये करा क्या है इसने, टीचर देखेगा यार कुछ अलग करा है इसने, ठीक है इसकी आंसर शीट है जरा पढ़ने लगेगा, देखेगा आंसर, और उसके दिमाग में ये आ जाएगा कि इसने एक्स्ट्रा एफर्ट डाला है। एक या दो भी अगर आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स इस तरीके के डाल देंगे ना, तो आपकी जो आंसर शीट है वो जो भीड़ है ना, भीड़ से थोड़ी सी अलग हो जाएगी। एग्जाम्पल्स के तौर पर आपको आपके इंग्लिश के टीचर या हिंदी के टीचर वो भी आपको बताते होंगे कि आपको कुछ अलग ज़रूर करना है। अलग का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए अगर हिंदी है या इंग्लिश है, उसमें कहीं ना कहीं ऐसे राइटिंग तो होगा ना, ऐसे राइटिंग तो होगा, तो वहाँ पर आपको क्या करना होता है कि जो आपको ऐसे लिखना है उसके साथ साथ एक कोटेशन और लिखनी है। तो 8-10 ऐसी कोटेशन, जैसे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी चीज़, वो आप कोई भी एक कोटेशन याद करके चले जाओ, साथ में उसके ऑथर का नाम तो लिख दो, ब्लैक पेन से लिख दो या पेंसिल से लिख दो। तो कुछ अगर आप अलग करेंगे ना, उन पर इम्प्रेशन बहुत अच्छा जाएगा। जैसे अगर कोई स्पीच भी देता है, अगर कोई स्पीच देता है तो ऐसे तो न जाने कितने लोग स्पीच देते हैं, कोई सुनना नहीं पसंद करता, लेकिन हाँ
कुछ अपने कंट्री में भी, कुछ दूसरे कंट्री में भी कुछ लीडर्स ऐसे हैं जिनकी स्पीच को ना रुक कर सुनते हैं कि तो लीडर कुछ अच्छा ही बोलेगा, इसकी जगह सुनते हैं, ठीक है। अभी वो अच्छा है बुरा है उससे मतलब नहीं, उसका बोलने का तरीका कैसा है, तो उसका जो बोलने का तरीका है उसमें कहीं ना कहीं वो अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स, अच्छे अच्छे कोटेशंस भी यूज़ करते हैं जो ऐसे स्पीकर्स हैं जिनकी लोग सुनना पसंद करते हैं। तो मैं फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं आपको ये बताऊंगा कि जैसे कोविड आया था, तो कोविड आया था तो आप फ़ोन करते थे, अब फ़ोन करते थे, किसी को भी फ़ोन करते थे तो फ़ोन पर सबसे पहले अमिताभ बच्चन की आवाज़ आती थी, ये आती थी कि 2 गज़ की दूरी, मास्क है जरूरी, को बोलता था ना अपनी भारी सी आवाज़ में, वो बोलता था, क्यों बोलता था? अमिताभ ही क्यों, शाहरुख खान क्यों नहीं, सलमान खान क्यों नहीं, ये भी तो बड़े सुपरस्टार्स हैं, सचिन तेंदुलकर क्यों नहीं, ये क्यों? अमिताभ बच्चन की आवाज़ पूरा कंट्री रिकॉग्नाइज करता है और पूरा कंट्री उसकी बात को गौर से सुनता है कि अगर उसने कुछ बोला है तो कुछ बात होगी, वो ध्यान से सुनेगा। कितने ही बड़े बड़े लीडर्स आए और चले गए, लेकिन ये जो सुपरस्टार है ये तो चला आ रहा है ना। फॉर एग्जांपल तमिलनाडु में यही काम रजनीकांत की आवाज़ में होता था, क्योंकि वहाँ रजनीकांत को लोग बहुत सुनना पसंद करते हैं। तो कुछ ऐसा करा जाए, अगर कोई आइडिया आए ना दिमाग में, कोई भी आइडिया आप लोगों के दिमाग में आए तो सर ये मेरे दिमाग में आइडिया था, क्या मैं ये अपने पेपर में ट्राई कर सकता हूँ, ठीक है, एक बार पूछ लेना मेरे से, कुछ उल्टा सीधा ही मत कर देना कि नहीं सिखाया था मुझको, मेरे को कुछ अलग हट कर करना है तो मैंने मिक्की माउस बनाकर आ गया हूँ, है ना। तो ऐसा कुछ मत बना देना, मेरी तो ड्राइंग बहुत अच्छी थी मैंने गारफील्ड बना दिया ना भाई, मत कर देना ये, ठीक। तो ऐसा कुछ मत कर देना, एक बार पूछ लेना कि क्या क्या आप नया कर सकते हो। तैयारी तो मैं आपकी पूरी कराई दूँगा, ठीक है, जितने भी चैप्टर्स हैं मैं 2-2 3-3 बार भी आपको रिवाइज़ करा दूँगा, पूरा हमारे पास टाइम है, सफिशिएंट है। तो कुछ चीज़ें अलग से, और इनकी ना प्रैक्टिस यहीं पर स्कूल के एग्ज़ाम भी करना शुरू करो। एक और बहुत अच्छी चीज़ है कि फॉर एग्जांपल आपने कोई एक आंसर लिखा, शॉर्ट आंसर है, उसमें कोई इंपॉर्टेंट वर्ड है, उस इंपॉर्टेंट वर्ड को अंडरलाइन कर दिया, इंपॉर्टेंट लाइन है उसको अंडरलाइन कर दिया। अंडरलाइन अगर कोई चीज़ है तो वो उसको टीचर उसको पढ़ेगा, ठीक है ना, जो भी चेक कर रहा है वो उसको पढ़ेगा। और थोड़ा सा गैप रखना शुरू करिए, एक क्वेश्चन खत्म हो गया तो ये नहीं कि गुचड़ करके उसी में दूसरा आंसर शुरू कर दिया, 1-2 लाइन छोड़ दो, कुछ जाएगा थोड़ी, ठीक है। या मतलब नेचर को अभी बचाना है, ये प्लांट्स वेस्ट होते हैं पेपर बनाने में, मैं उसी में घुसेड़ूँगा सब कुछ, नहीं बनाऊँगा सब कुछ, तो ये मत करना, ठीक। चलिए जी, हाइपरमेट्रोपिया पर आ जाते हैं। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं डायग्राम बनाते ही नहीं है, ऐसे ही उनका पेपर देख लूँगा तो पेपर देखकर गुस्सा और आ जाता है। अगर कोई नॉर्मल आदमी बैठा है, नॉर्मल टीचर, उसका बीपी और हाई हो जाएगा उसको देखकर, क्या कर दिया उसमें कबाड़ा सा और कर देंगे, कुछ काटा पीटेंगे। अरे अगर कुछ गलत हो गया तो भाई एक लाइन खींच दो, टीचर अंधा थोड़ी है, उसको कोई हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया का कोई विचित्र बीमारी थोड़ी हो गई, उसके अंदर गुचड़ पूरी जलेबी सी बना देता है। अरे भाई ऐसे क्यों करना है, 1-2 लाइन खींच दो, बहुत है, ठीक है। चलिए जी आगे चलते हैं जरा। देखिएगा डायग्राम देखेंगे इसके हाइपरमेट्रोपिया के। दूसरे बैच वालों का टेस्ट लिया था ना, वो रखी उनकी आंसर शीट्स, आज दोपहर में था उनका टेस्ट, तो वो आंसर शीट्स रखी हुई हैं। तो उसमें 2 बच्चे यही जाते जाते यही बोल कर गए हैं कि सर वो गुस्सा मत करना, थोड़ा ना काटा पीटी हो गई। खोल कर देखा बिल्कुल ही कबाड़ा कर रखा उसके अंदर। ऐसा नहीं है कि वो स्टूडेंट्स बेकार हैं, स्टूडेंट्स अच्छे हैं, लेकिन कर दिया यार तुमने, जलेबियाँ बना रखी हैं उसके अंदर, ऐसे मत करो। तो इस चीज़ को लेकर ना हो सकता है आप भी बोर हो जाओगे, यार ये बार बार बोले जा रहे हैं उनको इसी बारे में। ये चीज़ मैं बार बार आपको टोकूंगा, क्योंकि पढ़ना एक अलग चीज़ है, लेकिन नंबर लूटना वो एक अलग आर्ट है। नंबर लूटना मतलब इनको आता तो सब कुछ है, पता नहीं कैसे 95 पर 94 पर ऐसे नंबर पर अटक गया, है ना। और भी ज़्यादा, क्योंकि गलत तो कुछ था ही नहीं। गलत ये था कि टीचर का थोड़ा सा ना मूड सटक गया था आपकी कॉपी चेक करते, क्योंकि आपने कूड़ा कर रखा था कॉपी के अंदर बहुत ज़्यादा, और थोड़ा थोड़ा चेक करते हुए उसको लग गया कि हाँ बच्चा तो ठीक है पढ़ने, बस नहीं दी, ठीक है। तो थोड़ा साफ़ सफाई का ध्यान रखें, स्वच्छ भारत अभियान कॉपी पर भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए, ठीक है। चलिए देखिएगा, यहाँ पर हमारा एक कॉन्वेक्स लेंस है,
नॉर्मल नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर, ठीक है, नॉर्मल नियर पॉइंट पर रखा। अब हाइपरमेट्रोपिक आई है, इसका तो लेंस बिगड़ चुका है, ये क्या करेगा, इसके लेंस की तो कन्वर्जिंग पावर लो हो चुकी है, ये धीरे 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 लाइट रेज को रिफ्रैक्ट करेगा, तो लाइट रेज धीरे धीरे जाकर आपस में मिलेंगी। अब वो इतना धीरे है, धीरे धीरे के चक्कर में भाई ये लाइट रेज हो गई लेट, ठीक है, मिल नहीं पाई रेटिना पर, तो पीछे मिली, यहाँ लिखिएगा आई, आई फॉर इमेज, image is formed behind the retina. Image is formed behind the retina. यहाँ लिखिएगा O for object, और इधर लिखिए M नॉर्मल नियर पॉइंट। तो ये तो हमारा ए पार्ट हुआ, फिगर का ए पार्ट हुआ, ठीक है। उसके बाद अब आप बी पार्ट बनाएंगे, फिर से ऐसे आई बनानी है, आई बनाई, जैसे आई लेंस बना लिया पीछे इसके, और फिर आपने यहाँ पर लिया एन, ठीक है। अब हाइपरमेट्रोपिक आई है, तो नियर पॉइंट इसका बिगड़ चुका है, यानी कि 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो चुका है नियर पॉइंट, तो नियर पॉइंट इसका यहाँ पर पहुँच चुका है, एन डैश यहाँ पहुँच चुका है। तो इस यहाँ से एक लाइट रे निकली ऐसे, और एक लाइट रे निकली ऐसे, ठीक है। अब जो है, अब ये लाइट रेज जो है ये कन्वर्ज होकर ये यहाँ पर इमेज बन जाएगी इसकी रेटिना। मेंशन कर दीजिए दिस इज रेटिना। Image is formed on the retina. N dash पर लिखें near point of this line, near point of this eye। अब फिर से वही कहानी है कि आई का नियर पॉइंट जो है वो बढ़ गया, 25 सेंटीमीटर से बढ़ गया, हो सकता है 40 सेंटीमीटर हो गया, हो सकता है 50 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो हम ये चाहेंगे कि अगर मैंने ऑब्जेक्ट नॉर्मल नियर पॉइंट पर रखा हुआ है, तो उस ऑब्जेक्ट की इमेज हमारे बिगड़े हुए नियर पॉइंट एन डैश पर बन जाए, और फिर उस इमेज को हम देख पाएंगे, तो हम ये कहेंगे कि हमको कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो प्रॉपर्ली दिख रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि जो हमारा नॉर्मल नियर पॉइंट है हम रखेंगे नॉर्मल नियर पॉइंट पर ही, मतलब हमें दिखाई तो दे रहा है इतनी दूर का, हमने बुक को यहाँ पर रखा, तो जो हम चश्मा लगाएंगे वो चश्मा क्या करेगा, वो उसकी इमेज को थोड़ा सा पीछे बना देगा, तो वो बुक जो है वो थोड़ा सा दूर चली जाएगी, तो हम उसको प्रॉपर्ली पढ़ पाएंगे, ठीक है। आसपास जो लोग देख रहे हैं आपको, वो तो देखेंगे कि हाँ नॉर्मली बुक यहाँ पर रख रखी है, उनको नहीं पता कि हमारी आई के अंदर क्या काम है। तो हाइपरमेट्रोपिक आई में क्या होता है, ये जो नियर पॉइंट है, नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर से बढ़ जाता है थोड़ा सा, हाइपरमेट्रोपिक आई में बढ़ जाता है, और मायोपिक आई में आर पॉइंट जो है वो घट जाता है, ऐसा होता है। अब करेक्शन क्या होगा इसका, ये तो हमारी हो गई फिगर बी। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं भाई, क्लियर है? मानवी, वंशिका बताइए। यस सर, यस सर। ठीक है, चलिए अब तीसरा डायग्राम देखेंगे।
कॉन्वेक्स लेंस ही यूज़ करा जाता है हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पर नियर बाई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब इसकी जो कन्वर्जिंग पावर है वो लो हो चुकी है, तो कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, कन्वर्जिंग लेंस है, थोड़ा सा पहले यही कन्वर्ज कर देते हैं। तो जब ये ऑलरेडी थोड़ा सा कन्वर्ज होकर जब वो ये लाइट पहुंचा रही है, ये थोड़ा सा उसको पहले से ही कन्वर्ज कर देते हैं। तो हमने कहा नियर बाई ऑब्जेक्ट से लाइट रे ऐसे पहुंची, ऐसे पहुंची, इसने क्या करा, इसको थोड़ा सा कन्वर्ज कर दिया। थोड़ा सा कन्वर्ज कर दिया। ठीक है, और फिर आगे ये ऐसे कन्वर्ट होकर आगे जो है बचा हुआ कन्वर्जन का काम वो इसने कर दिया लेंस ने, थोड़ा और कन्वर्ट कर दिया ये, और ये हमारी इमेज बन गई यहाँ आई। तो इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना, इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना, और हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा था, एन पर, एन मतलब नियर पॉइंट, नॉर्मल नियर पॉइंट पर। तो जो ये जा रहा है ना, इनको पीछे एक्सटेंड करा, ये जो लाइट रेज जो रिफ्रैक्ट हुई है इस लेंस से, हम ये कहेंगे इस लेंस की इमेज कहाँ पर बनी, इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट तो यहाँ पर था जो नॉर्मल नियर पॉइंट पर रखा हुआ था, तो रिफ्रैक्शन होकर यहाँ गया, तो यहाँ पर तो ये मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। हमने कहा जरा पीछे एक्सटेंड करते हैं, इसको पीछे एक्सटेंड कर दिया ऐसे और ऐसे, तो ये पीछे मिलेगी इसकी लाइट रेज। ठीक है, और यहाँ पर मेंशन कर देंगे एन डैश, एन डैश, एन डैश कहेंगे वर्चुअल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, virtual image of the object is formed at n dash। तो ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर रखा था, इस ऑब्जेक्ट की एक वर्चुअल इमेज यानी कि नकली इमेज कहाँ पर बन गई, एन डैश पर बन गई। ठीक है, बताइए जी, क्लियर है। और वो इमेज जो है उस इमेज की इमेज वहाँ पर बन रही है। तो हम एक्चुअली जिसको भी हाइपरमेट्रोपिया है वो क्या करता है, वो इस इमेज की इमेज को देखता है। समझ गए, दोबारा देख लीजिए। भाई क्या है कि ये जो लेंस है ना, आई वाला जो लेंस है, आई वाले लेंस की कन्वर्जिंग पावर कम हो गई। कन्वर्ज मतलब ये लाइट रेज को कंप्रेस नहीं कर पा रहा, नज़दीक नहीं ला पा रहा। तो हमने क्या करा, हमने कहा कि अच्छा नहीं कर पा रहा है, तो हमने एक और कॉन्वेक्स लेंस लगा लिया, थोड़ा सा हम ही पहले कन्वर्ज करवा देंगे। तो अभी तो ये लाइट रे ऐसे फैलती हुई जा रही थी, हमने क्या करा कि ये लेंस लगा दिया, तो इसने थोड़ा सा मोड़ दिया इसको, ये ऐसे ना जाकर थोड़ी सी मुड़ गई, मतलब थोड़ा सा पहले ही कन्वर्ज हो गई। पहले से हल्का सा कन्वर्ज होकर जब यहाँ पर पहुँची, तो भले ही इसकी अब लो कन्वर्जिंग पावर हो, लेकिन ऑलरेडी कन्वर्ज लाइट पहुँच गई, मुड़ी हुई लाइट पहुँच गई, उसको इसने और मोड़ दिया, बना दी इमेज यहाँ। फिर हम ये कहते हैं कि अब इस लेंस के लिए इमेज कहाँ मिल रही है, तो हमने कहा इसने इतना कन्वर्ट करा, इन्हीं लाइट रेस को जरा पीछे खींच लो, तो पीछे खींचा तो हमने कहा यहाँ पर एन डैश मिल रही है, यानी कि इस लेंस की इमेज यहाँ मिल रही है। और एक्चुअली जो भी बंदा चश्मा लगाता है वो इमेज देखता है, ऑब्जेक्ट नहीं देखता। ऑब्जेक्ट की इमेज कौन बनाता है, इमेज। समझ रहे हो, ठीक है जी, क्लियर। ठीक, तो ये आपका हो गया 1 2 3, ये 3 डायग्राम जरूर बनाइएगा। हाँ जी, करेक्शन था, यहाँ पर लिखें सी पार्ट पर लिखिए करेक्शन और हाइपरमेट्रोपिया। करेक्शन ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, और इसमें लिखे हैं डायग्राम में एक चीज और लिखें,
lens for correcting hypermetropia. एक लाइन यहाँ पर और लिख लें. Rays are first converged by convex lens. आप थोड़ा प्रॉपर लिखिए ना, मेरा थोड़ा ऐसे हो गया. रेज आर फर्स्ट कन्वर्जन, थोड़ा सा कन्वर्जन इस कॉन्वेक्स लेंस ने कर दिया जो हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट करने के लिए लगाया गया. सही है, समझिए. ठीक है जी. अब इसका न्यूमेरिकल देखेंगे उसी तरीके से जैसे मायोपिया का न्यूमेरिकल हमने देखा. मैं ये डायग्राम भी डाल रहा हूँ, न्यूमेरिकल लिख रहा हूँ. हाँ जी, क्वेश्चन लिखिएगा. द नियर पॉइंट ऑफ अ हाइपरमेट्रोपिक आई इज 1 मीटर. is 1 meter. Full stop. What is the nature and power of the lens? What is the nature and power of the lens required to correct this defect? The near point of a hypermetropic eye is 1 meter. ठीक है. नियर पॉइंट ऑफ अ हाइपरमेट्रोपिक आई यानी कि एन डैश बिगड़ा हुआ नियर पॉइंट है ना. एक्चुअल में तो नॉर्मल नियर पॉइंट कितना होता है, 25 सेंटीमीटर. तो ये एन डैश ले रखा है. तो इस कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं. हमको मालूम है पहले से कि हाइपरमेट्रोपिक आई है तो नेचर क्या हो जाएगा लेंस का, कन्वर्जिंग. ठीक है. यहाँ लिखेंगे सिंस is a hypermetropic eye, so a convex lens is used to correct this defect. Is used to correct this defect. That is nature of the lenses converging. That is nature of the lenses converging. पहली चीज तो ये हुई. उसके बाद हम लिखेंगे u. u मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस. ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखना चाहते हैं. हम चाहते हैं भले ही उसका नियर पॉइंट बिगड़ा हुआ हो, वो एक नॉर्मल आदमी की तरह पढ़े किसी भी चीज़ को या देखे किसी चीज़ को. तो ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखते हैं, नॉर्मल नियर पॉइंट पर. तो याद करिए मायोपिया में हम क्या देखना चाहते हैं, दूर का ऑब्जेक्ट. तो u को हम क्या लेते थे, माइनस इन्फिनिटी. यहाँ पर हम क्या देखना चाहते हैं, पास का ऑब्जेक्ट. तो u को हम क्या लेंगे, माइनस का 25. ठीक है. तो u क्या हो जाएगा, माइनस 25 सेंटीमीटर. ब्रैकेट में लिखे ऑलवेज फॉर अ हाइपरमेट्रोपिक आई. ठीक है. फिर बात करेंगे v. क्या होगा कि जो हम इसका हाइपरमेट्रोपिक आई का जो बिगड़ा हुआ नियर पॉइंट है वो कितना दे रखा है, 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर दे रखा है. तो एन डैश तो 100 सेंटीमीटर हमेशा.
जो भी बिगड़ा हुआ नियर पॉइंट पे रखा होगा वही हमारा इमेज डिस्टेंस होगा, बिगड़ा हुआ फार पॉइंट जो होता था वही हमारा इमेज डिस्टेंस होता था वहाँ पर मायोपिया में, वही काम करना है। लेने सब नेगेटिव नेगेटिव ही है, ठीक है। तो v कितना हो जाएगा माइनस का 100 सेंटीमीटर, यानी कि नियर पॉइंट ऑफ दिस आई। अब आपको इसकी फोकल लेंथ निकालनी है, ताकि फोकल लेंथ को मीटर में कन्वर्ट करके फिर उसका रेसिप्रोकल कर दो तो पावर आ जाएगी उस लेंस की, ठीक है। और याद रखिएगा पावर पॉजिटिव आनी चाहिए, क्योंकि क्या यूज़ कर रहा हूँ कॉन्वेक्स लेंस, तो पावर पॉजिटिव आनी चाहिए। नहीं आ रही है तो कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक, चेक कर लीजिए। देखिएगा बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला, अपॉन एफ इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, 1/f इज इक्वल टू 1/-100 माइनस 1/-25, 1 डिवाइडेड बाई -100 इज -1/100, माइनस माइनस प्लस का 1/25, 100 और 25 का एलसीएम इज 100 -125, 4 is 100, 4 into 1 is 4, 3/100, f is equal to 100/3 सेंटीमीटर। ये सब कुछ सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, भाई मीटर में कन्वर्ट कर लो ना इसको। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करा जाता है, 100 से 100 कट गया, f इज इक्वल टू 1/3 मीटर, f इज इक्वल टू 1/3 मीटर। तो पावर कितना हो जाएगा 3 डायमीटर, ठीक है। तो ये दो तो मेजर डिफेक्ट्स तो ये हो गए, डिफेक्ट्स ऑफ आई, ठीक है। और उसके बाद तीसरा लिखेंगे प्लस मायोपिया। एक मिनट वेट करिए, अभी आप
बैठा क्या करिए सही नीचे बैठा बैठा नहीं था। खड़ा हो गया नीचे प्रेस बायोपिया चला जाएगा थोड़ी देर में। प्रेस बायोपिया इसमें नोट करें, प्रेस बायोपिया इज दैट डिफेक्ट ऑफ विजन ड्यू टू विच प्रेस बायोपिया इज दैट डिफेक्ट ऑफ विजन ड्यू टू विच an old person cannot see the nearby objects cannot see the nearby objects clearly due to loss of power of accommodation of the eye. Due to loss of power of accommodation of the eye. ठीक है, तो आई की पावर ऑफ अकोमोडेशन बहुत ख़त्म हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। तो उसमें क्या होता है कि नियर पॉइंट है ना 25 सेंटीमीटर से थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पर नोट करें द नियर पॉइंट ऑफ ओल्ड पर्सन है प्लस बायोपिया the near point of old person having plus myopia gradually recedes and becomes much more than 25 centimeter away. मच मोर देन 25 सेंटीमीटर अवे। तो इसमें क्या होता है कि जो नियर पॉइंट है 25 सेंटीमीटर से थोड़ा बहुत नहीं बढ़ता, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, इट कैन ऑल्सो बी करेक्टेड बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंसेज। इट कैन ऑल्सो बी करेक्टेड बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंसेज। तो ये तो प्लस बायोपिया हुआ। उसके बाद नेक्स्ट नोट करें कैटरैक्ट। कैटरैक्ट तो अभी तक तो हमने 3 प्रॉब्लम्स देखी। ये प्लस बायोपिया को ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया भी बोलते हैं। ठीक है, तो कैटरैक्ट जो है, कैटरैक्ट में क्या होता है, कैटरैक्ट भी एक प्रॉब्लम है। इसमें क्या होता है कि एक मेम्ब्रेन यानी कि एक पतली सी प्रोटीन की एक स्किन डेवलप हो जाती है आई के ऊपर, जिसको हिंदी में आपने सुना होगा मोतियाबिंदु बोल देते हैं। ठीक है, तो वो उसको कैटरैक्ट बोलते हैं। इसके लिए किसी लेंस वगैरह की ज़रूरत नहीं होती, इसकी एक सर्जरी होती है जिसमें वो मेम्ब्रेन को रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, कुछ दिन के लिए आई को रेस्ट दिया जाता है, मतलब आई को बंद करके और उसके ऊपर बैंडेज लगा दी जाती है। ठीक, और उसके बाद जब आई को खोलते हैं तब तक वो जो डैमेज टिश्यूज़ हैं वो सब रिपेयर हो जाती है और फिर वो पूरी तरह से ठीक है। ठीक है, तो
यहाँ पर दोस्त है कैटरैक्ट जो है इसमें किसी लेंस की या चश्मा वगैरह लगाने की जरूरत नहीं होती। इसमें क्या है, मेडिकल कंडीशन रिमूव्स द लेंस ऑफ द आई। Medical condition in which the lens of the eye of a person becomes progressively cloudy becomes progressively cloudy resulting in blurred vision is called cataract. Resulting in blurred vision cataract. It's called cataract. Cataract develops due to the cataract क्यों होता है develops due to the formation of a membrane over the eye. Over the eye. The vision of the person can be restored by getting a surgery done on the eye having cataract. सर्जरी से ही ठीक कर देते हैं इसको। नेक्स्ट आपका टॉपिक है, देखेंगे ये जो आई वाला था डिफेक्ट्स ऑफ विजन, उसका करेक्शन ही तो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आएगा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में सबसे पहले हमें देखना है ग्लास प्रिज्म। हेडिंग डालिएगा ग्लास प्रिज्म। ग्लास प्रिज्म, ग्लास प्रिज्म क्या होता है नोट करेंगे। The triangular glass prism is a transparent object
prism is a transparent object made of glass having two triangular ends made of glass having two triangular ends and three rectangular sides. Or rectangular faces or rectangular faces. बनाएंगे इसका डायग्राम। ठीक है, तो अगर इसको देखें तो यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये जो ग्लास प्रिज्म है कांच का बना हुआ होता है। तो इधर यहाँ से देखूंगा तो एक ट्रायंगल दिखाई देगा, पीछे देखेंगे तो एक और ट्रायंगुलर फेस दिखाई देगा, लेकिन इस तरफ देखेंगे मतलब ट्रायंगुलर फेसेस कितने हो गए, एक ये और एक ये, तो दो ट्रायंगुलर फेसेस हो गए। और अगर इधर से देखेंगे तो इधर एक स्लांटिंग फेस दिखाई दे रहा है रेक्टेंगुलर, ये ऐसे पीछे देखेंगे तो एक रेक्टेंगुलर फेस पीछे दिखाई दे रहा है, तो दो और एक नीचे दिखाई दे रहा है रेक्टेंगुलर फेस। तो तीन तो रेक्टेंगुलर फेस हो गए और दो ट्रायंगुलर फेस हो गए, टोटली कांच का बना हुआ होता है। तो ये कहलाता है हमारा ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म। ठीक है, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। रिफ्रैक्शन किस तरीके से होता है वो देखिए। रिफ्रैक्शन ऐसे होगा कि ये जो प्रिज्म है ये हमने टेढ़ा करके रखकर दिखाया, प्रिज्म को ऐसे सीधा रखेंगे तो उसके पीछे तक की लेंथ तो हमको दिखाई नहीं देगी। अगर मैं प्रिज्म को ऐसे सीधा रखूँगा तो मुझे सिर्फ सामने वाला ट्रायंगुलर फेस नज़र आएगा। तो इसलिए जब प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन स्टडी करते हैं तो सामने से रखकर देखते हैं, तो केवल ट्रायंगुलर फेस नज़र आता है। अब हमने क्या करा, यहाँ से एक लाइट रे इंसिडेंट कर लिया, इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पर स्ट्राइक करती है उस पॉइंट पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, इसको हमने बोल दिया एन डैश परपेंडिकुलर मतलब नॉर्मल, ये ए और ये बी हो, ए वाला पॉइंट बी हो। तो अगर ये एयर से ग्लास के अंदर ना जाती, यानी कि अगर चेंज ऑफ मीडियम ना होता तो लाइट रे ऐसे सीधी चली जाती इंसिडेंट रे, लेकिन मीडियम तो चेंज हो रहा है तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये नॉर्मल है, इस नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा झुक जाएगी, झुक गई। इस पॉइंट को बोला हमने सी, ये वाला जो पॉइंट है इसको हमने बोल दिया सी। अगेन अगर चेंज ऑफ मीडियम, अब क्या है ग्लास से एयर में जा रही है लाइट रे, अगर ये चेंज ऑफ मीडियम ना होता तो ये लाइट रे सीधी चली जाती, लेकिन यहाँ पर हमने एक और नॉर्मल बना दिया एम डैश। तो क्या होगा
इट विल मूव, अब ये डेंसर से रियल में जा रही है, तो इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो सीधी जाती, नॉर्मल की तरफ मुड़ती तो ऐसे होती, नॉर्मल से दूर जाएगी तो थोड़ा झुक जाएगी। ये जो लाइट रे थी इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। ये जो जा रही है इसको क्या बोलेंगे, इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे को थोड़ा सा पीछे एक्सटेंड कर दो ऐसे, जिस पॉइंट पर ये मूव रही है इस पॉइंट को ओ बोल दिया। तो जो हमारी ओरिजिनल जो इंसिडेंट रे थी और ये जो इमर्जेंट रे है, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल बनेगा, इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। देखिएगा द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे and emergent ray is called angle of deviation. इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में जो एंगल बनेगा दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। अभी इतना करिएगा, बाकी डिस्पर्शन, स्कैटरिंग, दो चीज़ें बची हुई हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, लेकिन उसके दो तीन एग्जांपल्स हैं, है ना। वो रीज़न भी कोई घुमा फिरा कर एक ही वो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन वाला रीज़न आ गया, तो उसको डायग्राम्स करते हैं, करवाते हैं। नहीं कल नहीं आना, कल का ऑफ ही रखें, ठीक है ना। मंडे बोल दिया था ना मैंने टेस्ट के लिए, तो परसों आप लोगों का टेस्ट है और एक ही सब्जेक्ट का रखते हैं फिर, मतलब एक ही इसका चैप्टर का कोऑर्डिनेट।